एस्टैब्लिश नहीं करता, दुनिया भर के सारे की सारे कार्डिनल्स इकट्ठे होते हैं। अब ये कार्डिनल्स कौन होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। उनमें से तय किया जाता है कि किस व्यक्ति को अपना सर्वोच्च नेता बनाया जाए। यानी ईसाई धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो धर्म का काम करने वाले पादरी हैं, पादरी, कार्डिनल्स, आर्क बिशप्स, उनमें सबसे ऊंचा कार्डिनल्स का भी समूह, और उसमें भी वो कार्डिनल्स जो 80 साल से कम, 70 साल से अधिक, 80 साल से कम के, उनके इलेक्शन के बाद में जाकर के एक व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, आप जब चुने गए तो तब सबकी दुनिया की नजरों में आए इस वजह से कि आप लैटिन अमेरिकी नागरिक हैं। ये जिस समय पादरी बने थे पहली बार, उस समय पर ये एक बाउंसर हुआ करते थे। पहले ये बाउंसर हुआ करते थे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के अंदर। ब्यूनस आयर्स के सबसे पहले ये आर्क बिशप बने, फिर इन्हें कार्डिनल बनाया गया 2001 के अंदर, मतलब कि एक तरह से और ऊंचा पद इन्हें दिया गया। 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें फिर ये पोप चुने गए। यानी कि असली जो पद है वो कार्डिनल का है। आज भारत में भी 5 कार्डिनल बताए जाते हैं। ये बाउंसर थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूलतः इनका जो परिवार था वो इटली से था, लेकिन इटली के अंदर तानाशाही के चलते मुसोलिनी की अर्जेंटीना से इनके जो इटली से जो इनके पेरेंट्स थे वो अर्जेंटीना शिफ्ट हो गए थे जब हिटलर और हिटलर के साथ साथ इटली के अंदर तानाशाही चल रही थी। उस समय पर ये यहां से शिफ्ट होकर के चले गए थे। ठीक है, तो ब्यूनस आयर्स के अंदर इनके परिवार का रहना इटली से शिफ्ट होकर गए हुए परिवार के रूप में कंसीडर किया गया। लेकिन जब भी चर्चा आई तो वो इस तरह से ही आई कि साहब ये मुसोलिनी के पीड़ा से पीड़ित परिवार था जो इटली छोड़कर गया था, तो इन्हें इटली मूल का ही माना जाएगा ताकि ये रोम को समझने में अपनी वो रख सकें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये एक जेसुइट पादरी थे। अब जेसुइट पादरी के बारे में कहा जाए तो थोड़े लिबरल पादरी थे। लिबरल किस तरह से थे? प्रोग्रेसिव थॉट वाले थे। असल में क्या था, लोयाला के नेतृत्व में एक जेसुइट संघ बनाया गया था जिसका उद्देश्य था लोगों के अंदर आध्यात्मिक चेतना विकसित करना, मतलब क्रिश्चियनों के अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास करना, उनके जो प्रश्न है धर्म को लेकर के उनको जवाब देना। तो ये जो जेसुइट संघ था इसे थोड़ा सा मॉडर्न संघ माना जाता था। आप उससे बिलोंग करते थे और वहां से बिलोंग करके आप यहां तक पहुंचे थे। तो अपने आप में जेसुइट यानी कि सोसाइटी ऑफ जीसस संस्था जो कि 1534 में बनी थी, उसके साथ वास्ता रखने वाले व्यक्ति पोप फ्रांसिस इस पद तक पहुंचे, ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी। जेसुइट पादरी क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि एक संस्था जो कि लोगों के बीच में जाकर लोगों की ईश्वर खोजने में मदद करती है, ईश्वर के संबंध में जो सवाल हैं उनका जो भी सवाल का जवाब है वो देने का प्रयास करती है। उससे बिलोंग करने वाली सोसाइटी से आप बिलोंग करते थे। तो जेसुइट पादरी बनने पर, कि जेसुइट पादरी का पोप बनने का जब सफर इनका हुआ था तो लोग काफी ज्यादा हैरान हुए थे। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के ये 265 के बाद में, 265 में मतलब पोप बेनेडिक्ट के बाद में ये पादरी बनकर के आए थे। 266वें पादरी ये रहे थे। ठीक है साहब, इन्होंने कुछ प्रोग्रेसिव काम किए, जैसे समलैंगिकों के ऊपर इन्होंने बयान दिया, पुनर्विवाह को मंजूरी दी, बच्चों की यौन शोषण पर इन्होंने माफी मांगी। ऐसे तमाम कारण से ये दुनिया भर के अंदर सुर्खियों में रहे। अब ये तो नहीं बचे, अब कौन इसके बाद में नया पोप होगा, ये अब और एक सवाल बन रहा है। तो 1996 में जॉन पॉल द्वितीय ने एक नियम तय किया था, और उस नियम में यह था कि नए पोप के चुनाव के लिए 80 साल से कम उम्र के जो कार्डिनल हैं वही वोट दे सकते हैं। दुनिया भर में अभी लगभग 250 से अधिक कार्डिनल्स हैं, 252 प्रमुख पादरी हैं। उन कार्डिनल्स में 115 ही कार्डिनल ऐसे हैं जो 80 साल से नीचे के हैं, और इन 115 में से 2/3 वोट बोले तो 77 वोट जिसके पक्ष में आएंगे वो मेन पोप बन जाएगा। इन 115 लोगों का वोट डलवाया जाएगा वेटिकन सिटी में ही, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये लोग वोट डालेंगे, वोट डाल करके जिस बैलेट पेपर पे डालेंगे उसको आग लगाई जाएगी। आग जब तक लगती रहेगी, काला धुआं अगर बाहर निकलता रहेगा तो लोग ये मानते रहेंगे कि अभी भी पोप का चुनाव चल रहा है। लेकिन वो काले की जगह सफेद धुआं अगर निकलना शुरू हो जाएगा तो माना जाएगा कि पोप का चुनाव हो चुका है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है। तो 252 प्रमुख पादरियों में से 115 वोट देंगे जो कि 80 साल से कम के हैं। यह नियम 1996 में बनाया गया, और उसके बाद इन 115 में से 77 जिसके पक्ष में होंगे
उसको फाइनली पादरी मतलब पोप घोषित कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये वो प्रक्रिया है जो कि थोड़ी सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपको दिखाई दे सकती है कि किस तरह से यहां पर धार्मिक नेता ही सबसे पहले वोट देता है, और इस तरह से यहां से जब धुआं सफेद निकलती है तो माना जाता है कि पादरी का चुनाव, पोप का चुनाव हो चुका है। भट्टी के धुएं से पोप के चयन का संकेत निकल करके आता है। ठीक है साहब, ये जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी। तो ऐसे में अब पूरे की पूरा जो प्रयास है वो ये कि आगे इनके शरीर का क्या होगा, पहला प्रश्न, और दूसरा यहां पर नया पादरी कौन बनेगा। अपनी तरफ से अब उन 115 में से ही लोग अपना अपना कयास लगा रहे हैं कि किसने ऐसा काम किया है जो वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। कुछ लोगों का कहना है अब तक साउथ मतलब यूरोपियन रहते थे, लैटिन अमेरिकी होली है, तो हो सकता है कुछ अफ्रीकी को किसी को कार्डिनल को बना दिया जाए। कुछ लोग किसी और पर दाव लगा रहे हैं। जो भी होगा, कुल मिलाकर एक बड़ी सी लिस्ट है जिसमें से लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इनमें से कोई मॉडरेट, लिबरल या कंजर्वेटिव, तीनों में से कोई भी निकलकर आ सकता है। तो पोप फ्रांसिस फिलहाल के लिए नहीं रहे। अब क्या होगा, 9 दिन तक शोक मनाया जाएगा पोप की मृत्यु के बाद, जिसे कि नोवेंडियल कहा जाता है, और फिर इनके शव को लोगों के दर्शन के लिए रख दिया जाएगा सेंट पीटर बेसिलिका नाम की जगह पर। सार्वजनिक रूप से उनके अंतिम दर्शन के लिए ये उपलब्ध होंगे। फिर इस ताबूत को दफन के लिए रख दिया जाएगा, यानी कि दफनाया जाएगा। पोप का दफन कहां किया जाएगा, तो वेटिकन ग्रोटोज नाम की जो जगह है वहां पर इनका दफन किया जाएगा। अंतिम विश्राम स्थल मैगीगोर बेसिलिका के साथ ही ये सारा काम होगा। ठीक है साहब, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपको इधर उधर की न्यूज से निकाल कर दी है। ये इंफॉर्मेशन देना इसलिए जरूरी था ताकि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, कैसी धार्मिक व्यवस्थाएं होती हैं, वो आपको थोड़ा जानकारी हो। और विशेष रूप से जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह खबर बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जब धर्म युद्ध की बात होती है तो चर्च और चर्च से संबंधित सुधारों की बात होती है। ऐसे में आप इस खबर को अवश्य उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हुए केवल सुनकर चलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी डिटेल में हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाई है मैंने, मैं पहले ही बता दे रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक स्पेसिफिक मेंस में यूज होता है, तो हम लोगों ने इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाया है। हाँ, इसमें मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी समेत चारों सब्जेक्ट मेरे जीएस फाउंडेशन बैच में उपलब्ध हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।